उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण हो रहा कम। बीते 24 घंटे में आए 3 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं। 8 मरीजों को भेजा गया घर। सक्रिय मरीजों की संख्या 141 तक पहुंची। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी खबर के साथ। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि गणेश गोडियाल उस समय जूते पहनकर मंदिर में गए थे जब मंदिर का गर्भगृह लाशों से अटा पड़ा था। उनको बाहर निकालना सबसे पहली प्राथमिकता रही। वहीं आपको बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ की अगर बात करेंगे तो क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि पीएम मोदी ने कमलनाथ का अनुसरण किया है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल पर भाजपा का आरोप है कि वो वर्ष 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में जूते पहनकर पहुंचे थे। वहीं इन आरोपों पर जहां गणेश गोडियाल ने सफाई दी है तो पूर्व सीएम हरीश रावत भी उनके बचाव में उतर आए हैं। वहीं हरीश रावत ने कुछ इस अंदाज में भाजपा पर वार पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और भाजपा कत्ल भी कर दे तो कहते हैं कि चर्चा ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो गया है। बिल्कुल पूजा, देखिए चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे ने सियासत में और एक तरह से आग लगा दी है, उसको और स्पीड दे दी है। और जब से नरेंद्र मोदी जिस दिन से गए हैं उसी दिन से उनके उस दौरे पे, उनके उस भाषण पे एक तरह से राजनीति शुरू हो गई है, सियासत शुरू हो गई है। अब ताजा सियासत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री वहां जूते पहन करके केदारनाथ के दर पे गए और केदारनाथ का लाइव प्रसारण नहीं हो सकता, उन्होंने वो भी किया। तो आपने सुना होगा किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोडियाल लगातार कांग्रेस को इस मोर्चे पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसका सियासी माइलेज लेने की पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो केदारनाथ भी अब यहाँ पर राजनीति के केंद्र में आता हुआ नजर आ रहा है। अगले साल विधानसभा चुनाव और उससे पहले जो अहम मुद्दे मिल पा रहे हैं उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जा रहा है। धीरे पूजा, बिल्कुल देखिए केदारनाथ का महत्व ही इतना है कि वो उत्तराखंड की सियासत उससे अछूती रह ही नहीं सकती। आपने देखा होगा 2013 की आपदा के बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा को हटाया गया, हरीश रावत को लाया गया और उसके बाद जब 2017 में चुनाव हुए तब भी केदारनाथ का पुनर्निर्माण ही राजनीति के केंद्र में था, प्रमुख मुद्दा था। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये दावा किया था कि हम पुनर्निर्माण करेंगे और उन्होंने किया भी। अब जब चुनाव दोबारा से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने हैं तो ये सियासत के केंद्र में आ गया है। अब चाहे केदारनाथ हो या चार धाम देवस्थानम बोर्ड हो या चार धामों की व्यवस्था है, इन सबको जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको राजनीति के केंद्र में लेकर के आना चाहती है और उस मोर्चे पे सरकार को घेरना चाहती। तो निश्चित रूप से इसे हम कह सकते हैं कि सियासत को आगे चल करके और गरमाएगा और राजनीति के केंद्र में केदारनाथ और चार धामों की यात्रा व्यवस्थाएं जरूर रहेंगी। बिल्कुल, चलिए धीरेन्द्र आप बने रहिए हमारे साथ। इस दरमियान बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां अब तेज कर दी है। रोजगार गारंटी जागरूकता के लिए आम ने दरअसल एक बाइक रैली निकाली है। आम आदमी पार्टी ने युवाओं को एक तरीके से लुभाने की, उनको घेरने की कोशिश की। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करने का आम ने अब एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने संकल्प ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में दरअसल नजदीक है और रोजगार गारंटी जागरूकता के लिए अब आम आदमी पार्टी ने एक बाइक रैली निकाली है। यहाँ पर युवाओं को घेरने की कोशिश एक तरीके से, और आम आदमी पार्टी की तैयारियां तेज। धीरेन्द्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आपके पास क्या जानकारी है बाइक रैली को लेकर जो आम आदमी पार्टी ने निकाली है? पूजा, देखिए अब रैलियों का दौर शुरू हो गया है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग अलग तरह की रैलियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी पहले क्रांति यात्रा निकाली थी, अब बाइक रैली के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और तमाम तरह के नए नए वादों के द्वारा, लोक लुभावन वादों के द्वारा सियासत में माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रही है। और कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहाँ पे आम आदमी पार्टी की गतिविधियां काफी तेज है
और ये रैली भी उधर ही निकाली गई है। तो इस तरह से कह सकती है कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए ये बाइक रैली निकाली गई है। कहाँ से शुरुआत की गई थी इस रैली को निकालने की और कहाँ तक इसने जाना है धीरेन्द्र? रैली कहाँ से निकाली गई थी धीरेन्द्र और कहाँ तक के लिए निकाली गई है? ये कुमाऊं क्षेत्र में जो उनका आम आदमी पार्टी का थोड़ा प्रभाव क्षेत्र भी कह सकते हैं, पूजा वहीं से निकाली गई थी और लगभग 6 किलोमीटर की ये रैली थी और उसमें सैकड़ों युवाओं ने उनका साथ दिया, उसमें शामिल हुए और आम आदमी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की। और रिस्पांस की अगर हम बात करेंगे, देखिए विधानसभा चुनाव धीरेन्द्र उत्तराखंड में नजदीक है और तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति के तहत अब पूरी कोशिशों में वहां के वोटर्स को लुभाने में जुट गई है। आम आदमी पार्टी की हम बात करेंगे, जो दिल्ली मॉडल है अरविंद केजरीवाल का, उसके तर्ज पर भी एक तरीके से उत्तराखंड में वो अपने आप को एज अ थर्ड पार्टी के रूप में भी स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही है। रिस्पॉन्स किस तरीके का मिल रहा है आम आदमी पार्टी को? अब पूजा बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा कि मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ, उसका यहाँ पे कोई बेस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर नहीं है पूजा। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी के पास बस एक ही तरीका है कि वह दिल्ली मॉडल, जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जिस तरह से वहाँ दिल्ली में 2 बार वो प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, उसी को आगे रख करके, उसी को फ्रंट पे रख करके उत्तराखंड के लोगों को भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि चाहे रोजगार गारंटी योजना की बात हो, चाहे फ्री बिजली देने की बात हो और इसी तरह के अन्य तमाम जो वादे उसके द्वारा किए जा रहे हैं। और रिस्पॉन्ड की बात करें तो कुछ खास रिस्पॉन्ड आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अलग अलग पार्टियों, कांग्रेस और बीजेपी के जो बगावती नेता हैं, जो असंतुष्ट है, जिनको शंका है कि उनका टिकट कट सकता है, वो जरूर आम आदमी पार्टी के मंच का यूज करना चाहते हैं, उधर भाग रहे हैं और वही जो संख्या है वो आदमी पार्टी की रैलियों में भी दिखाई दे रही है। चलिए ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक, उसी को लेकर पूरी जद्दोजहद उनकी कि अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में तो वहां पर वो स्थापित कर दे। वहीं राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल अधिकारियों को निर्देशित अब किया है। 9 नवंबर से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत होने जा रही है और 5 प्रतिष्ठित लोगों को इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। उत्तराखंड में पहली बार जनजाति महोत्सव जो है वो बनाया जाएगा। आयोजन दरअसल 9 नवंबर से 15 नवंबर तक ये चलने वाला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में अब मनाया जाए। इसको लेकर तमाम अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। बताया जा रहा है 9 नवंबर से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत जो है वो की जाएगी। वहीं 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा इस दरमियान। और उत्तराखंड में पहली बार जनजाति महोत्सव का आयोजन एक तरीके से किया जाएगा। आयोजन का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का ये तारीख है जिसके दरमियान ये आयोजन चलने वाला है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दरअसल तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है और कहा है कि राज्य स्थापना दिवस को अब उत्तराखंड महोत्सव के रूप में बनाया जाए। यानी कि राज्य स्थापना दिवस का एक दूसरा नाम अब उत्तराखंड महोत्सव के रूप में भी सुनने में आएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 9 नवंबर से उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 5 ऐसे प्रतिष्ठित लोग होंगे जिनको पुरस्कृत किया जाएगा। और दरअसल पहली बार उत्तराखंड में इस तरह का जनजाति महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा। आयोजन में बात करेंगे, 9 नवंबर से 15 नवंबर तक ये आयोजन चलने वाला है, जिसमें 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा और उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत भी होगी। 9 नवंबर की वो तारीख जब से उत्तराखंड पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी और 5 ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो होंगे राज्य के, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्थापना दिवस का ये वो दिन है जब उत्तराखंड महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और आपको बता दें कि आयोजन जो है 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच चलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सीधे संचित का, जानेंगे कि उत्तराखंड यानी कि राज्य स्थापना दिवस को किस तरीके से मनाया जा रहा है अब उत्तराखंड महोत्सव के रूप में। संचित, उत्तराखंड में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा की उत्तराखंड
में कल उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद दूरदर्शन केंद्र जाकर के अपना मैसेज रिकॉर्ड किया जनता के लिए, और साथ ही साथ तमाम तरीके की तैयारियां उत्तराखंड के अंदर चालू हो चुकी है, जिसको लेकर सुरक्षा के व्यवस्था के क्या इंतजाम है संचित वहाँ? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री खुद वहां पर रहेंगे, और जो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत जो सुरक्षा रहनी चाहिए वो सारी सुरक्षा मुकम्मल कर ली गई है। साथ ही साथ आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री आवास पर लंच का इंतजाम किया गया। प्रदेश के वासियों के लिए सीएम के जो सीएम हाउस के दरवाजे हैं खुल जाते हैं, और तमाम तरीके के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो, चाहे कोई भी उत्तराखंड का कोई भी प्रदेशवासी जो उत्तराखंड के अंदर रह रहा हो या किसी भी अन्य प्रदेश से, वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास जा सकता है आज के दिन, और तमाम तरीके के लोगों को वहां पर संचित देखिए, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की भी शुरुआत की जा रही है। किन मायनों में क्या, किस तरीके से क्राइटेरिया होगा, किन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में जो गौरव सम्मान की जो बात की गई है, जिन्होंने, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों उत्तराखंड के अंदर, उन सब लोगों को उत्तराखंड के अंदर सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए कोई ऐसी विशेष कैटेगरी तो नहीं बनाई गई है, लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड में किसी भी तरीके का योगदान दिया है, या जो सम्मान के लायक जो लोग हैं, चाहे वो किसी क्यों, ऐसा कोई एक ऐसी कैटेगरी नहीं बनाएगी कि सारे पुलिस कर्मी, सैन्य वर्ग या कुछ भी इस तरीके की कोई कैटेगरी नहीं। विदाउट कैटेगरी जो भी लोग इस सम्मान के योग्य माने जाते हैं, उनको ये मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाएगा। पूजा, अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संचित आपको तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपसे अपडेट लेंगे उस पे। और उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, चुनाव से पहले चुनावी हलचल दरअसल तेज हो गई है। बीजेपी के केंद्रीय नेता एक तरीके से जनता की नब्ज जो है वो टटोलते हुए अब नजर आने लगे हैं। रुझान के हिसाब से अब ये तय किया जाएगा कि टिकट किसको दिया जाएगा, किसको नहीं। कई विधायक ऐसे जिनके टिकट जो है वो कटेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अभी राज्य में सत्ता में है, उसी को लेकर अहम जानकारी है। चुनाव नजदीक है, हलचल तेज है। बीजेपी के केंद्रीय नेता जो हैं वो जनता की नब्ज अब टटोलेंगे, और उसी के आधार पर रुझानों के हिसाब से ये तय किया जाएगा कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए किस विधानसभा सीट के लिए, और किसको नहीं दिया जाना चाहिए। एक तरीके से देखिए, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको लेकर फीडबैक जनता की तरफ से पॉजिटिव नहीं आएगा, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब ये जो नब्ज होगी जनता की, वो बीजेपी के केंद्रीय नेता जो है वो टटोलेंगे, और उसके आधार पर टिकट बंटवारा एक तरीके से किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कई विधायक ऐसे हो सकते हैं जिनके टिकट भी कटेंगे, क्योंकि देखिए 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी एक तरीके से आ जाता है, और वो फैक्टर भी काफी अहम भूमिका निभाता है टिकट बंटवारे में। तो उत्तराखंड में अब चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज है, और इस चुनावी समर में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां देखिए किस तरीके से शुरू कर ली है कि जनता के जो रुझान है, एक तरीके से जनता की जो नब्ज है, वो अब केंद्रीय नेता जो है वो टटोलेंगे, और उसके आधार पर ये इस बात का फैसला किया जाएगा कि किसको विधायकी का टिकट दिया जाएगा, किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। और माना जा रहा है कई ऐसे विधायक हो सकते हैं जो अभी भी विधायक है जिनके टिकट कट सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरफ हवा चल रही होगी उसी के हिसाब से रुख भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता जो है वो भी अपना मोड़ सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं उत्तराखंड से। संचित से तमाम जानकारियां इस पर ले लेते हैं। संचित, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, तैयारियां तेज है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां अब तेज कर दी है, और एक तरीके से जनता की नब्ज टटोलेंगे केंद्रीय नेता, और फिर डिसाइड होगा कि किस विधायक को टिकट मिलेगा, किस विधायक को टिकट नहीं मिलेगा। की बात करें और टिकट बंटवारे की बात करें तो संगठन का एक अहम रोल माना जाता है बीजेपी में विधायकों के टिकट के लिए। कोई भी चुनाव हो उसके टिकट के लिए संगठन एक अहम हिस्सा माना जाता है। और देखिए, संगठन का काम भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा रोल माना जाता है। उनका काम यही है कि पूरे जो 5 साल की जो सरकार रही है, या जो अगर वो विपक्ष में भी किसी स्टेट में माने जाते हैं, तो उनका काम ये रहता है कि वो तमाम तरीके के जो उनके नेता हैं उनका क्या भागीदारी उत्तराखंड के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर उनकी क्या भागीदारी राजनीति में उस स्टेट के लिए मानी जाती है, उसको लेकर के वो तमाम तरीके के उनके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, जिसको लेकर के जो उनके केंद्रीय आलाकमान है उनके सामने वो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि जनता इस कैंडिडेट को कितना पसंद करती है, उनकी अपने क्षेत्र में कार्य करने का तरीका किस तरीके से रहा। अगर उनकी सरकार किसी स्टेट में है तो वहां पर
जो काम करने का तरीका रहा, वो किस तरीके से रहा, जनता के साथ व्यवहार किस बिल्कुल। तरीके देखिए, से रहा। क्योंकि ये तो बीजेपी की हिस्ट्री रही है कि अगर रिपोर्ट कार्ड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो हाथ से सीट भी गई और टिकट भी गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा, आप देखिए कि 2017 के जब यहाँ पर आप देखिए विधानसभा चुनाव हुए तो बड़े चेहरे जिनको माना जाता था कि जिनका टिकट जी। कहीं ना कहीं जो लगातार चुनाव में लगे थे कि उनको टिकट मिलेगा, उनका नाम काट दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला। कहीं ना कहीं उनको संतोष करके बैठा दिया गया कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको मौका दिया जाएगा और आप पार्टी में जिस तरीके से कार्य कर रहे थे उसी तरीके से कार्य करें। देखिए कई ऐसे नेता थे जिन्होंने विरोध भी किया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और इस बार फिर वही एक कहते हैं कि समय ने दोबारा अपने समय दोहराया है और वही एक चीज बन के सामने आई। देखिए बात करें अगर सिटिंग विधायकों की तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो खानपुर से विधायक है, उनका टिकट, क्योंकि आप देखिए वो लगातार उत्तराखंड में विवादों में रहे, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी लोग ज्यादा हैं, पहाड़ी बहुल्य क्षेत्र है, और उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां करी, कई ऐसी बातें बोली जिससे वो लगातार उत्तराखंड में विवादित रहे और उत्तराखंड की जनता ने उनका बड़े मंच से विरोध किया। और कई बार इस तरीके से हो कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको अपने मंच से उनको उठाना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ऐसे विधायक जो हैं, चाहे उसमें उमेश शर्मा काऊ की बात करें, काऊ भी लगातार विरोध करते हुए नजर आए। उनका धन सिंह रावत जो अभी उच्च शिक्षा मंत्री यहाँ पर हैं, सहकारी मंत्री हैं, उनसे उनका झगड़ा मीडिया के सामने पूरे एक बड़ा प्रोग्राम था, वहां पर उनका झगड़ा हो गया। तो इस तरीके के कुछ नेता हैं जिन्होंने संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं की बात करें दोनों ही विधायक कांग्रेस बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनुशासन के हिसाब से। इससे देखिए संचित, एक फर्क यहाँ पर ये भी आ जाता है कि जब किसी विधायक को पता है कि रिपोर्ट कार्ड उनका पेश किया जाना है तो उस रिपोर्ट कार्ड में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए काम भी फिर वो जनता के बीच में करने लगते हैं। बिल्कुल। देखिए जैसे जैसे राजनीति पास आती है, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, जनता सवाल पूछना शुरू करती है तो विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने लग जाते हैं। लेकिन आप देखिए संगठन एक बैकग्राउंड में बैठ करके साइलेंटली काम करता है, वो इसको नजर बनाए रखता है कि जो क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक है, जो उनकी पार्टी का विधायक है, वो किस तरीके से उनके क्षेत्र में काम कर रहा है। वो देखिए आरएसएस की अगर बात करें या संगठन की बात करें, उनका काम यही होता है कि वो जाकर के जनता से समन्वय बनाए, जनता से बात करें, और जो उनका सिटिंग विधायक है उस विधानसभा क्षेत्र का, उसका रिपोर्ट कार्ड जानने की बात वो लोगों से करते हैं कि किस तरीके से विधायक की परफॉर्मेंस रही, उसी के ऊपर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। और देखिए कई ऐसे विधायक है जिनको 4.5 साल की सरकार होने वाली है और उनको अभी तक अपने क्षेत्र में नदारत नजर आते हैं, लोग उनको देख नहीं पाए कि वो विधायक जी कहाँ पर गायब है। और उनके क्षेत्र के अगर हाल की बात करें तो आप देखिए तमाम तरीके की सड़कों की जो व्यवस्था है उनके क्षेत्र में अभी तक खराब है। और अभी देखिए जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं आपके सतपाल महाराज, उन्होंने आदेश किया कि पूरे उत्तराखंड को गड्ढा मुक्त किया जाए, 15 दिन के अंदर अधिकारियों को निर्देशित किया जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों का, अगर उत्तराखंड की सड़कों की हाल की बात करें तो कहीं ना कहीं विधायकों को इससे बड़ा खतरा माना जाता है। क्योंकि बिल्कुल, और अब नजरें सबकी इसी चीज पे रहेगी कि किसका रिपोर्ट कार्ड पास होता है, किसका फेल होता है, किसको टिकट मिलता है और किसका कैंसिल होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया संचित आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तराखंड की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको सम्मानित किया है। दरअसल वर्ष 2020 में कोरोना के चलते पद्म पुरस्कारों का वितरण नहीं किया गया था, तो 2020 और 21 के पद्म विजेताओं को एक साथ ही सम्मानित किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है 5 ऐसी हस्तियों को उत्तराखंड से जो आते हैं। उत्तराखंड की 5 हस्तियों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। वर्ष 2020 में कोरोना के चलते पद्म पुरस्कारों का वितरण दरअसल नहीं हो पाया था, तो 2020 और 2021 के पद्म विजेताओं को एक साथ ही सम्मानित देखिए किया गया है। 5 ऐसे लोग, 5 ऐसी हस्ती खासकर जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सम्मानित खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको किया है। वहीं अगली खबर जो है वो चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है। 1.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। 5 अक्टूबर के बाद तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को बंद होंगे। रविवार को 1796 तीर्थ यात्रियों ने उत्तराखंड
में बद्रीनाथ के लिए दर्शन किए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट जो हैं 20 नवंबर को वो बंद होने जा रहे हैं। करीबन 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री हैं जिन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन किए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि 5 अक्टूबर के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे थे। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बताया जा रहा है कि 20 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। रविवार की ही अगर हम बात करें तो रविवार को करीबन 1796 तीर्थयात्री ऐसे थे जिन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन किए थे। 5 अक्टूबर के बाद से ही लगातार तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ पहुंचना शुरू हो गया था। शुरुआत तब से हो गई थी और तब से 1.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री ऐसे हैं जो बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बता दें कि 5 अक्टूबर के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं और रविवार की ही देखिए बात करेंगे 1796 तीर्थयात्री ऐसे जिन्होंने दर्शन किए बद्रीनाथ के। वहीं दूसरी तरफ अगर चुनावी बयानबाजी की बात करेंगे, कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर वार कर रही है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में सड़कों पर अब उतर आई है कांग्रेस। सिलेंडर को लेकर उसमें शामिल हुए हरीश रावत। जिस तरीके से दाम लगातार सिलेंडर के बढ़ते जा रहे हैं, प्रदर्शन कांग्रेस यहां करती नजर आ रही है। पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने धरना दिया है। ये तस्वीरें हम आपको उस धरने की दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस लगातार उत्तराखंड सरकार पर वार करती हुई नजर आ रही है और प्रदर्शन में अब उतर आई है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, उत्तराखंड में सड़कों पर उतरती हुई कांग्रेस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलेंडर लेकर हरीश रावत भी इस प्रदर्शन में दरअसल शामिल हुए हैं और ये प्रदर्शन जो है पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी नेताओं के द्वारा किया गया है। दरअसल कांग्रेसी नेताओं ने यहाँ पर धरना दिया है। चुनाव देखिए उत्तराखंड में नजदीक है और उससे पहले कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत अब लगातार अहम मुद्दे जैसे महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, बढ़ते तेल के दाम हो गए, इन तमाम मुद्दों को लेकर अब सड़कों पर उतरती हुई नजर आ रही है और एक तरीके से देखा जाए तो इन मुद्दों को भुनाने में अब जुट गई है। जो सत्तासीन सरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वहां पर अभी काबिज है, उन पर लगातार वार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ये विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरकर सिलेंडर लेकर हाथ में हरीश रावत इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और पेट्रोल पंप के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है, आड़े हाथों लिया है राज्य सरकार को। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कड़ाके की ठंड के लिए अब तैयार भी लोग नजर आ रहे हैं। 3 डिग्री तक नीचे गिरा है पारा। वहीं प्रशांत महासागर में ला नीना के प्रभाव के चलते उत्तर भारत सहित उत्तर पूर्व एशिया में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। प्रशांत महासागर में ला नीना यानी कि पानी का ठंडा होना तेजी से अब बढ़ रहा है। आमतौर पर इसका सीधा मतलब ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में तापमान का सामान्य से कम होना होता है। इसके चलते पूरे उत्तर भारत सहित उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस बीच पारा सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। वहीं आपको जानकारी दे दें कि जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया है कि 25 अक्टूबर को देश से मानसून विदा हुआ। ये पिछले 50 सालों में 7वीं बार है जब मानसून इतनी देरी से विदा हुआ हो और मानसून की विदाई के साथ ही अब देश के उत्तरी इलाकों में भी ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। मौसम से जुड़ी खबर अब आपको बता रहे थे, अब बताएंगे कोरोना से जुड़ी हुई देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 24 घंटे में 3 नए संक्रमित मामले हैं जिनकी कोरोना से पॉजिटिव पुष्टि हुई है। वहीं एक भी मरीज ऐसा नहीं जिसकी मौत हुई हो और 8 मरीज ऐसे जो ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। सक्रिय मामलों की बात करेंगे, 141 तक अब यह आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी, पिछले 24 घंटों में देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में वैसे हालांकि लगातार कमी ही दर्ज की जा रही है, लेकिन ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, पिछले 24 घंटे का 3 नए संक्रमित मामले मिले हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक भी मरीज की मौत नहीं है। 8 मरीज ऐसे जो ठीक हुए हैं, ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। वहीं सक्रिय मामलों का जिक्र करेंगे, संख्या जो है 141 तक अब पहुंच गई है। छठ महापर्व की भव्य तैयारी में अब श्रद्धालु जुट गए हैं। दरअसल जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 नवंबर को होने वाले छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। वहीं मेला घाट
22 और बगुलिया क्षेत्रों में भी श्रद्धालु महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने नदी, नालों और तालाब के किनारे बने छठ घाट की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का अभियान तेज कर दिया है। पुराने बने छठ मैया की प्रतिमा की रंगाई पुताई के साथ ही नई प्रतिमाओं का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताते चले कि पूर्वांचल के लोगों में लोक आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व संतान के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए विधि विधान से किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और अंतिम दिवस के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्यदान देकर व्रत का समापन करती हैं। वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हर साल यहाँ पे छठ पूजा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले बार यहाँ पे जो छठी मैया का प्रतीक है लगभग यहाँ पे 500 के करीब थे। इस साल 200 नए बनाए गए हैं लगभग। और उसके बाद रंगाई पुताई का कार्यक्रम यहाँ खिलड़िया के कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन छठ पूजा के दिन भव्य तरीके से किया जा रहा है, जिसमें इस क्षेत्र में लगभग 25 से 30 हज़ार पूर्वांचल के लोग रहते हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया जाता है। आप सभी का भी इस हमारे पूजन में अभी क्षेत्रवासियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस त्यौहार को लेके हमारे जो कि एस कलेर साहब हैं, उनका भी इस पर्व को लेकर अच्छा योगदान है। समय समय पे वो भी आ रहे हैं, यहाँ पर जायजा ले रहे हैं समय समय पर घाट की सफाई का व्यवस्था, हर चीज़। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे एस कलेर साहब हैं। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप सभी भी आएँ। चलिए, खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।